हेलो एवरीवन, आई एम रश्मि तोमर। आज हम अपने यूनिट 4 स्कूल संगठन एवं नेतृत्व जो है स्कूल ऑर्गेनाइजेशन एंड लीडरशिप उससे संबंधित 10 प्रश्नों को हल करेंगे। देखिए, जो हमारी थ्योरी है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, लेकिन उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है हमारी प्रैक्टिस। तो आज हम 10 प्रश्नों की प्रैक्टिस करते हैं। तो पहला प्रश्न, विद्यालय के स्टाफ के साथ दल अधिगम की प्रक्रिया का समेकन करने के लिए उचित अवसर क्या है। सबसे पहले समझिए, दल अधिगम, दल किसे कहा गया है? दल है विद्यालय का मौजूदा स्टाफ, और उस दल का काम क्या होता है? उसका काम होता है जो विद्यालय से संबंधित सभी जो मुद्दे हैं उनको हल करना। ठीक है, तो इसकी अब वो हल करने के लिए जो भी निर्णय लेंगे, जो योजनाएं बनाएंगे, वो कैसे करेंगे? खेल के मैदान, कक्षा कक्ष, स्टाफ मीटिंग, रसोई घर। तो ना तो खेल के मैदान में हो सकता है ये काम, ना कक्षा कक्ष में। तो स्टाफ मीटिंग इसका ऑप्शन है। स्टाफ मीटिंग यानी कि स्टाफ जो है मीटिंग में बैठकर पूरे आपने देखा ही होगा स्कूलों में होती है स्टाफ मीटिंग, उसमें बैठकर ही सब जो मुद्दे होते हैं उन पर चर्चा की जाती है, निर्णय लिए जाते हैं, और जो अधिगम दल की प्रक्रिया है उसको आगे बढ़ाया जाता है। प्रश्न नंबर 2, विद्यालय नेतृत्व का सीधा प्रभाव छात्र अधिगम पर पड़ता है। इसका अर्थ है ऑप्शन 1, विद्यालय का चक्कर लगाना, विद्यालय प्रमुख द्वारा कक्षा में शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में सम्मिलित होना, अकस्मात छात्रों की नोटबुक का निरीक्षण करना। तो देखिए, सबसे पहले विद्यालय सीधा प्रभाव क्या होता है विद्यालय नेतृत्व का? विद्यालय का जो नेतृत्व करता होता है, लीडर होता है, वो बच्चों की जो अधिगम प्रक्रिया है यानी कि लर्निंग को 3 तरीके से प्रभावित करता है: प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष और पारस्परिक। प्रत्यक्ष वो कब करता है? जब वो खुद क्लासरूम टीचिंग करने लगे, यानी कि विद्यालय प्रमुख द्वारा जब कक्षा शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को खुद किया जाने लगे, तो क्या होगा कि वो सीधा प्रभावित करेगा। और अप्रत्यक्ष में तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही है। अप्रत्यक्ष में वो अध्यापकों को प्रभावित करेगा, एक हेड, और फिर अध्यापक जो हैं वो बच्चों की लर्निंग को प्रभावित करेंगे। ठीक है, उसके बाद प्रश्न नंबर 3, विद्यालय विकास योजना किसके लिए उपयोगी नहीं है? तो हमें समझना होगा। अच्छा, देखिए, ऑप्शन देख लेते हैं। विद्यालय का विजन निर्मित करने में, विद्यालय से संबंधित क्षेत्रों का आकलन करने में, विद्यालय में उपलब्ध संसाधनों का आकलन करने में, या केवल प्रशासकीय उद्देश्यों के लिए। तो जो विद्यालय विकास योजना होती है उसमें विजन मैंने आपको बताया था। विजन क्या होता है? विजन होता है कि आने वाले समय में हम खुद को, अपनी संस्था को कहाँ देखना चाहते हैं, स्वयं को कहाँ देख रहे हैं, संस्था को कहाँ देख रहे हैं, अपने अध्यापकों को, छात्रों को हम कहाँ देखते हैं। यानी कि एक आदर्श विद्यालय की जो हम सपना देखते हैं वो होता है हमारा विजन। ठीक है, संबंधित क्षेत्रों का आकलन करने में, उपलब्ध संसाधनों का आकलन करने में। तो जब हम विद्यालय विकास योजना बनाते हैं वो 3 स्तर उसके होते हैं और 6 चरण होते हैं। तो जो दूसरा चरण होता है वो होता है बेसलाइन डाटा। उसमें क्या होता है, जो भी विद्यालय में संसाधन उपलब्ध हैं, यानी कि कितने बच्चों का नामांकन है, कितने अध्यापक है, कितने कक्षा कक्ष हैं, कितना फर्नीचर है, वो सब जो भौतिक संसाधन होते हैं उन सब का आकलन किया जाता है। और विद्यालय से संबंधित जो भी क्षेत्र हैं उन सब का आकलन करके एक डाटा बनाया जाता है, वो होता है बेसलाइन डाटा। उसके बाद हम विजन का निर्माण करते हैं चरण 3 में। तो ये हमारे विद्यालय विकास योजना के लिए तीनों ही इम्पोर्टेंट उपयोगी हैं। तो ऑप्शन 4 जो है, केवल प्रशासकीय उद्देश्यों के लिए, ये इसका आंसर आएगा, क्योंकि इसने पूछा था उपयोगी नहीं बताना था। प्रश्न नंबर 4, इनमें से कौन सा विकल्प सक्रिय अधिगम नहीं है? सक्रिय अधिगम एक दूसरे से सीखने को प्रेरित करता है। सक्रिय अधिगम व्यक्तिगत सोच को प्रोत्साहित नहीं करता। सक्रिय अधिगम विश्लेषणात्मक सोच पर जोर देता है, या सक्रिय अधिगम में अध्यापक सुगमकर्ता होता है। तो देखिए, सबसे पहले सक्रिय अधिगम देख लेते हैं क्या होता है। एक्टिव लर्निंग, इनएक्टिव लर्निंग, 2 तरीके की लर्निंग होती है। सक्रिय अधिगम क्या होता है? जिसमें बच्चा एक्टिव होता है, यानी कि चाइल्ड सेंटर्ड जो होती है। एक होती है इनएक्टिव, उसमें क्या होता है, जो अध्यापक केंद्रित होती है,
जैसे कि लेक्चर मेथड होता है, उसमें केवल अध्यापक बोलता रहता है या बोर्ड पर लिखेगा और बच्चा उसको उतार लेगा या सुनेगा, तो उसमें बच्चा एक्टिव नहीं होता। तो जो इनएक्टिव ये होती है इनएक्टिव, जो एक्टिव लर्निंग होती है वो चाइल्ड सेंटर्ड होती है, जैसा कि गतिविधि के द्वारा बच्चों को सिखाया जाता है, वो होता है सक्रिय अधिगम। तो इसमें एक दूसरे से सीखने को प्रेरित करता है, बिल्कुल करता है, क्योंकि सक्रिय अधिगम में बच्चे जो होते हैं वो फ्री होकर काम कर करके सीखते हैं, जब करते हैं तो एक दूसरे से करके सीखते हैं। विश्लेषणात्मक सोच पर भी जोर दिया जाता है और अध्यापक जो होता है इसमें मार्गदर्शक के तौर पर काम करता है। तो जो इसने पूछा था कि अधिगम नहीं है, नहीं में आएगा हमारा ऑप्शन नंबर 2, यानी कि जो सक्रिय अधिगम है व्यक्तिगत सोच को प्रोत्साहित नहीं करता। ये बात गलत कही गई है, क्योंकि सक्रिय अधिगम वे बच्चे को सोचने का, व्यक्तिगत सोच का, गहन अध्ययन का, स्वाध्याय का पूरे भरपूर अवसर दिए जाते हैं, इसीलिए वो एक्टिव लर्निंग होती है। तो इसने पूछा था नहीं, तो हमने कहा कि प्रोत्साहित नहीं करता। उसके बाद प्रश्न नंबर 5, इनमें से कौन से अकादमिक नेतृत्व के मुख्य अवयव नहीं हैं? सक्रिय अधिगम, शिक्षण शास्त्र विषय वस्तु ज्ञान, अकादमिक पर्यवेक्षण या फिर प्रशासनिक नियमों एवं विनियमों की समझ। तो अकादमिक नेतृत्व देखिए क्या होता है। लीडर जो होता है बहुत तरह के काम करता है, उसमें एक आता है जब वो अकेडमिक लीडरशिप करता है, यानी कि केवल बच्चों की पढ़ाई से संबंधित जब वो लीडरशिप करेगा, तो इसके 3 मुख्य घटक होते हैं। सक्रिय अधिगम सिद्धांतों पर दृष्टिकोण विकसित करना, यानी कि उसको पता होना चाहिए कि सक्रिय अधिगम होते क्या हैं। शिक्षण शास्त्र विषय वस्तु ज्ञान, उसको किसी भी सब्जेक्ट की को पढ़ाया कैसे जाता है, विषय का ज्ञान होना अलग बात होती है और उसे पढ़ाना कैसे है वो अलग बात होती है, तो उसको इसका पता होना चाहिए। अकादमिक पर्यवेक्षण, अकेडमिक सुपरविज़न, उसमें क्या होता है कि वो एक हेड जो होता है वो सुपरविज़न करता है टीचर्स कैसे पढ़ा रहे हैं और वो और बेहतर कैसे पढ़ा सकते हैं, उनको फीडबैक देता है और ऑन द स्पॉट जो उनको समस्याएं आ रही हैं उनको हल करता है। तो ये तीनों इसके अवयव हैं, लेकिन जो प्रशासनिक नियमों और विनियमों की समझ, इसकी कोई आवश्यकता इसमें नहीं होती, तो ये इसका अवयव नहीं है। ठीक है। प्रश्न नंबर 6, शिक्षण शास्त्र विषय वस्तु ज्ञान की संकल्पना में निम्न में से कौन सा बिंदु सहायक नहीं है? शिक्षण शास्त्र विषय वस्तु ज्ञान, विषय की शिक्षण शास्त्र संबंधी समझ, छात्रों की अधिगम संबंधी आवश्यकताएं विविधता, विद्यालय के भौतिक संसाधन। तो जो ये पूछ रहा है कि शिक्षण शास्त्र विषय वस्तु ज्ञान की संकल्पना, कि किसी जो सब्जेक्ट है ये हो गया, उसको पढ़ाना कैसे, उसका उस सब्जेक्ट की नॉलेज भी होनी चाहिए, उसे पढ़ाने जो है उससे संबंधित समझ भी होनी चाहिए, और एक क्या है कि छात्रों की अधिगम संबंधी आवश्यकताएं विविधता, विविधता किसकी बात हो रही है? विविधता होती है बच्चों में, हर एक बच्चा अलग पृष्ठभूमि से आता है, तो उसमें वो अलग तरीके का होता है, तो एक अध्यापक को आवश्यकताएं होती हैं अलग अलग तरीके से, अलग अलग टीचिंग मेथड अप्लाई करने की। हर एक बच्चा एक तरीके से नहीं सीख सकता, तो एक टीचर को इसकी भी नॉलेज होनी चाहिए कि बच्चों में विविधताएं होती हैं और उनको आवश्यकताएं भी अलग अलग होती हैं। बच्चों को हर एक बच्चा अलग तरीके से सीखता है, तो एक टीचर में ये क्वालिटी होनी चाहिए। अब इसका ऑप्शन जो है विद्यालय के भौतिक संसाधन, ये सहायक बिंदु नहीं है, नहीं पूछा था तो हमने कह दिया कि विद्यालय के भौतिक संसाधन। प्रश्न नंबर 7, स्वयं को विद्यालय नेतृत्वकर्ता के रूप में विकसित करने के 3 मुख्य अवयव क्या हैं? तो देखिए, विद्यालय नेतृत्वकर्ता को 3 चीज़ें आनी चाहिए। मैं इसका आंसर ही बता देती हूँ। ज्ञान, ऑप्शन 2, ज्ञान कौशल एवं अभिव्यक्ति। मैंने बताया था कि विद्यालय नेतृत्वकर्ता को ज्ञान होना चाहिए, नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है, किसी भी चीज़ की नॉलेज होनी चाहिए, और उस नॉलेज को कैसे यूज़ करना है उसकी स्किल आनी चाहिए, कौशल उसके अंदर होना चाहिए, और फिर ज्ञान और कौशल से उसका जो दृष्टिकोण है, अभिव्यक्ति है, वो उसके अंदर होनी चाहिए कि देखिए पॉजिटिव एटीट्यूड होना चाहिए कि हर एक बच्चा हमारा सीख सकता है और हर एक टीचर सिखा सकता है, हर तरीके से वो पॉजिटिव होना चाहिए। तो 3 अवयव इसके मुख्य होते हैं, ज्ञान कौशल एवं अभिव्यक्ति। अगर अभिव्यक्ति की जगह दृष्टिकोण आपको शब्द मिले तो वो भी सही है, ज्ञान कौशल एवं
अभिव्यक्ति या दृष्टिकोण। प्रश्न नंबर 8, विद्यालय प्रमुख के तौर पर विद्यालय नेतृत्वकर्ता की क्या भूमिका होनी चाहिए? लीडर बाय पोजीशन, लीडर बाय एक्शन या लीडर बाय पोजीशन के साथ साथ लीडर बाय एक्शन। तो लीडर बाय पोजीशन क्या होता है? लीडर बाय पोजीशन होता है एक वो लीडर जिसको विभाग द्वारा या सरकार द्वारा नियुक्त कर दिया गया है, उसको कोई पद दे दिया गया है, ठीक है, केवल उससे काम नहीं चलता, उसके साथ साथ लीडर बाय एक्शन होना चाहिए। लीडर बाय एक्शन जो अपने काम से, अपने व्यवहार से लोगों को प्रभावित कर सके और लोगों को लीड कर सके, यानी कि लोगों के व्यवहार में जो वांछनीय परिवर्तन वो चाहता है वो कर सके। वो कब करेगा? जब लोग उसकी मानेंगे। और लोग उसकी कब मानेंगे? जब उसका व्यवहार या फिर काम करने का तरीका वो सब इतना अच्छा होगा, यानी कि वो एक्शन, काम में लीडर होगा। तो एक्शन, लीडर बाय एक्शन और लीडर बाय पोजीशन दोनों ही जरूरी हैं। प्रश्न नंबर 9, प्रभावशाली नेतृत्वकर्ता बनने के लिए स्वयं के कौन से 2 महत्वपूर्ण गुण आवश्यक हैं? प्रशासक एवं प्रबंधक, आयोजक एवं योजनाकर्ता, पहलकर्ता एवं सकारात्मक दृष्टिकोण, खलल पैदा करने वाला एक शिकायती रवैये वाला व्यक्ति। तो देखिए ऑप्शन नंबर 4 तो है ही नहीं। अब हम बात करते हैं कि क्या उसे एक प्रशासक के तौर पर काम करना चाहिए, प्रबंधक? देखिए गुण तो उसमें सारे होने चाहिए, प्रशासक का भी, प्रबंधक का भी, एज अ मैनेजर भी वो काम कर सके। मैंने बताया था आपको कि कभी कभी उसे जो संबंध बनाए रखने होते हैं उसके लिए एक मैनेजर की भूमिका भी निभानी पड़ती है, ठीक है। एक आयोजक, जब वो उसके वहाँ कोई आयोजन होगा तो उसे आयोजक के तौर पर भी काम करना पड़ेगा, प्रशासक के तौर पर भी, और योजनाकर्ता भी, पहलकर्ता भी और सकारात्मक दृष्टिकोण भी। लेकिन इसने कहा है कि महत्वपूर्ण क्या है? सबसे महत्वपूर्ण है पहलकर्ता एवं सकारात्मक दृष्टिकोण, यानी कि कोई भी जो लीडर है उसको सबसे पहले आगे आकर काम शुरू करना पड़ेगा, यानी कि वो ही आरंभकर्ता होगा, वो ही काम को शुरू करेगा। और सकारात्मक दृष्टिकोण, एक पॉजिटिव एटीट्यूड उसमें होना चाहिए कि मेरे विद्यालय का हर बच्चा सीख सकता है, और हर पॉजिटिव एटीट्यूड उसमें ये भी होना चाहिए कि हर अध्यापक मेरा सिखा सकता है, और जहाँ जहाँ उसको ज़रूरत है अध्यापक को या बच्चे को उसकी मदद करे सीखने में। प्रश्न नंबर 10, विद्यालय में अधिगम संस्कृति विकसित करने की संकल्पना को इनमें से कौन सा विकल्प सुपरिभाषित कर सकता है? अधिगम प्रतिफल, विद्यालय विकास योजना, साझा दृष्टिकोण का निर्माण करना या दल अधिगम। तो देखिए दल अधिगम, एक टीम के तौर पर जब हम काम करते हैं तो सब कुछ विकसित कर सकते हैं विद्यालय में। तो इसका ऑप्शन होगा 4। तो ये हमने देखा 10 क्वेश्चंस की एक छोटी सी वो थी, सेट था हमारा। ये आज हमने देख लिए अपने स्कूल संगठन एवं नेतृत्व के। तो अगर आपको ये प्रश्न समझ आए हो, इनके आंसर समझ आए हो, तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। और इसकी जो PDF है उसके लिए आप टेलीग्राम का लिंक दिया गया है पिन कमेंट में, आप उसको ज्वाइन कर लीजिए। थैंक यू।